Assalamu alaikum everyone, welcome back. So we were doing our chapter 6 that was rest and rest seats, and now we are going to do its part 2 including occlusal rest and rest seats. I make my lectures from McCracken's, that is your prosthodontic book. If you have any query you can always consult the book. The contents of this lecture is that what is occlusal rest seats, होती क्या है, उसके फॉर्म और डिज़ाइन हम क्या देते हैं और कितनी टाइप ऑफ occlusal rest seats होती हैं. ठीक है. अब ओक्लूजल रेस्ट सीट क्या होता है कि जो हमारे पास आरपीडी होता है, ठीक है, या जो हमारे पास टूथ सरफेस होती है, हम उसके ऊपर पोस्टीरियर टूथ के ऊपर एक प्रिपरेशन देते हैं, ठीक है, और उस प्रिपरेशन के बाद जो आरपीडी होता है उसके अंदर हम एक जो है वो एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं. वो एक्सटेंशन जाके उस प्रिपेयर्ड सरफेस पर ओक्लूजल सरफेस पे पोस्टीरियर टीथ की वो सीट हो जाता है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमने ओक्लूजल रेस्ट दिया. जिस पोस्टीरियर टूथ पे हमने जो प्रिपरेशन की है कि हमारे पास वो चीज़ जाके वहाँ पे सेट हो जाए, बैठ जाए, ठीक है, वो हमारे पास प्रिपरेशन कहलाती है रेस्ट सीट. और जो हमारे पास आरपीडी के ऊपर जो हमने एक्सटेंशन प्रोवाइड की है कि वो चीज़ जाके उस प्रिपेयर रेस्ट सीट के अंदर बैठ जाए, उसको हम बोलते हैं रेस्ट. ठीक है, तो अगर अब हम ये रेस्ट अगर ओक्लूजल सरफेस पे दे रहे हैं तो ओक्लूजल कहलाती है, ओक्लूजल रेस्ट सीट कहलाती है. अगर हम सिंगुलम एरिया पे दे रहे हैं तो सिंगुलम रेस्ट सीट कहलाती है. अगर हम जो है वो उसको इंसाइजल एरिया पे दे रहे हैं तो इंसाइजल रेस्ट कहलाता है वो. ठीक है, नाम डिपेंड्स ऑन द एरिया दैट यू आर प्रोवाइडिंग द रेस्ट. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर्म ऑफ ओक्लूजल रेस्ट एंड रेस्ट सीट्स. अब फॉर्म ऑफ ओक्लूजल रेस्ट एंड रेस्ट सीट से क्या मुराद है कि जो हम अपने टूथ के ऊपर प्रेपरेशन कर रहे हैं या जो हम बना रहे हैं दांत के ऊपर एरिया जहाँ पे हमारा रेस्ट जाके सीट करेगा, उसके लिए हमें किस तरह से किन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या किस किस्म का फॉर्म या उसको किस किस्म की शेप देनी है. ठीक है, तो इस सिलसिले में हमें कोई 5 से 6 बातें जो अपने जहन में रखनी हैं, जिसमें से पहली बात ये है कि द आउटलाइन फॉर्म ऑफ द रेस्ट शुड बी राउंडेड ट्राइंगल एंड एपिक्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द टूथ. इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो हम रेस्ट बना रहे हैं, जो हम टूथ पे रेस्ट बना रहे हैं, टूथ पे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी जो फॉर्म है या उसकी जो शेप है वो एक ट्राइंगल शेप होनी चाहिए. ठीक है, अब हमारे पास जो नॉर्मल ट्रायंगल होता है वो कैसा होता है, उसकी जो पॉइंट एजेस होते हैं वो पॉइंटी होते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास उसका जो पॉइंटी एज है वो पॉइंटी नहीं होना चाहिए, बल्कि वो थोड़ी सी राउंडेड शेप में होना चाहिए. ठीक है, फिर वो जो उसका एंड है, राउंडेड एंड है, वो इस तरह से बनाना है उसको कि उसका जो एंड है वो ओक्लूजल सरफेस पे जो पोस्टीरियर टूथ है उसके सेंटर की तरफ डायरेक्ट करे, डायरेक्शन उसकी सेंटर की तरफ हो. ठीक है, जैसे इस डायग्राम में आपको देखा भी जा सकता है कि किस तरीके से ये ट्राइंगल बना हुआ है, जो राउंडेड सरफेस है वो सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि इट शुड बी एज लॉन्ग एज इट्स वाइड. द डेप्थ ऑफ द बेस ऑफ ट्राइंगल शुड बी 2.5 mm फॉर बोथ मोलर्स एंड प्री मोलर्स एट द मार्जिनल रिज. मतलब क्या, जो हमने शेप बनाई है ट्राइंगुलर शेप, वो ओवरऑल इक्वली वाइड होनी चाहिए. ठीक है, और जो उसकी डेप्थ है, ठीक है, जो बेस है हमारे पास ट्राइंगल का, वो कितना हमारे पास डीप होना चाहिए, 2.5 mm. अब वो चाहे हम ये प्रेपरेशन मोलर्स के लिए कर रहे हैं या प्री मोलर्स के लिए कर रहे हैं, दिस इज़ एन कांस्टेंट पॉइंट. ठीक है, मोलर की डेप्थ जो ट्राइंगल की डेप्थ ऑन बोथ द टूथ जो होनी चाहिए वो 2.5 mm होनी चाहिए, और वाइडनेस ओवरऑल द जो शेप हमने प्रिपेयर की है, ठीक है, जितनी भी बड़ी हमने शेप प्रिपेयर की है, जितनी भी छोटी प्रिपेयर की है, उसकी वाइडनेस इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, देन हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है क्या कि द मार्जिनल रिज ऑफ द अबटमेंट टूथ एट द साइट ऑफ द रेस्ट मस्ट बी लोअर्ड टू परमिट अ सफिशिएंट बल्क ऑफ मेटल फॉर द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ द रेस्ट एंड द माइनर कनेक्टर. This means that a reduction of the marginal ridge of approximately 1.5 mm is usually necessary. अब इस पूरी बात का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास अबटमेंट टूथ है जहाँ पे हम रेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, उस पर जो हमने ट्रायंगुलर शेप रेस्ट बनाया है वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एपिक्स, मतलब जो पॉइंट उसका उस ट्रायंगल का सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, वो हमारे पास उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 1.5 mm. और जो बेस ऑफ ट्रायंगल है, मतलब जो हमारे पास टूथ के एंड की तरफ जा रही है पॉइंट, वो हमारे पास क्या आ जाती है, कितनी डेप्थ होनी चाहिए, 2.5 mm.
ठीक है। अब ये हमने क्यों करना है, ताकि जो हमारे पास मेटल का जो अच्छा एक गुड अमाउंट ऑफ बल्क है वो सीट हो जाए और हमें एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करे। ठीक है। इन द डायग्राम बिलो यू कैन अप्रिशिएट what the statement is saying. If not, comment it down and I will explain it back again. Okay, so moving on. Fourth point is that the floor of the occlusal rest should be apical to the marginal ridge and the occlusal surface and should be concave or spoon shaped. मतलब जो भी हमने फ्लोर या हमने जो ट्रायंगुलर शेप बनाई है उसकी क्या बोलते हैं जो शेप होनी चाहिए वो या तो कॉन्केव होनी चाहिए और या स्पून शेप होनी चाहिए। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है फिफ्थ पॉइंट कि द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑक्लूजल रेस्ट एंड द वर्टिकल माइनर कनेक्टर फ्रॉम विच इट ओरिजिनेट शुड बी लेस देन 90 डिग्री। मतलब क्या कि जो भी हमारे पास एंगल बन रहा है ऑक्लूजल रेस्ट और माइनर कनेक्टर जहाँ से वो ओरिजिनेट कर रहा है वो एंगल लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों 90 डिग्री होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे सारा एक्सप्लेन हुआ है कि जो हमारे पास अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होगा एंगल, ठीक है, तो हमारे पास जो ऑक्लूजल फोर्सेस हैं अबटमेंट टूथ के जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर ट्रांसमिट नहीं होंगी, वहाँ पे नहीं लगेंगे ऑक्लूजल फोर्सेस। दूसरा ये कि जो हमारे पास प्रोस्थेसिस है वो स्लिप करेगा वहाँ से। अब जब वो बार बार वहाँ से स्लिप करेगा और ऑक्लूजल फोर्सेस जहाँ पे ट्रांसमिट होनी है मतलब वर्टिकल एक्सिस पे वहाँ नहीं हो रही हैं, तो क्या होगा कि हमारे पास ऑर्थोडोंटिक लाइक फोर्सेस बनेंगी वहाँ पे, जिसकी वजह से हमारे पास जो टूथ है वो मूव कर सकता है, उसमें ऑर्थोडोंटिक लाइक मूवमेंट हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ज़्यादा या 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। दूसरी टाइप ऑफ हमारे पास ऑक्लूजल रेस्ट होता है एक्सटेंडेड ऑक्लूजल रेस्ट। ठीक है, ये हम देते हैं कैनेडीज़ क्लास 2 हमारे पास हो गया, 3 हो गया, या हमारे पास लोअर टिल्टेड अबटमेंट होगी। ठीक है, या हमने रिंग क्लैप्स देना। इन 4 सिचुएशंस में हम जो है वो एक्सटेंडेड ऑक्लूजल रेस्ट देते हैं। अब इसमें हमें किन बातों का ख्याल रखना होता है कि ये जो हमारे पास मीजियो डिस्टल विद है, ठीक है, टूथ की, वो हमारे पास मोर देन हाफ एक्सटेंड करे। जो बकोलिंगुअल विद है वो हमारे पास 1/3 हो ऑफ द टूथ। थिकनेस हमारे पास एटलीस्ट 1 mm ऑफ मेटल उसके अंदर जाके जो है वो सीट करे प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है, शेप हमारे पास स्मूथ होनी चाहिए, राउंडेड होनी चाहिए और कोई शार्प एंगल्स वगैरह नहीं होने चाहिए। ठीक है, फंक्शन क्या होगा इसका कि ये जो हमारे पास जितने भी डायरेक्ट फोर्सेस एक्ट कर रही है लॉन्ग द लाइन लॉन्ग एक्सिस, ठीक है, उसको वो करेगा लाइक टॉलरेट करेगा। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है, कि जो हमारे पास ये मीजियो डिस्टली जो है जो हमारे पास हमारा टूथ है वो मोर देन 1/3 ऑफ द कवर कर रहा है। ठीक है, बकल और लिंगुअली जो है वो हमारे पास जो विद है टूथ की वो भी 1/3 से ज़्यादा कवर हो रही है। सही है। फिर हमारे पास जो इसकी थिकनेस है जिसके अंदर जो सिचुएशन है, जो हमारे पास प्रिपरेशन है जो हमने की है उसके ऊपर, वो हमारे पास इतनी है कि हमारे पास 1 mm ऑफ द मटेरियल अंदर जो मेटल का है सीट हो जाए। 1 mm ऑफ द मटेरियल वो हमारे पास सीट हो जाए उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह की आपने प्रिपरेशन करनी होती है एक्सटेंडेड ऑक्लूजल रेस्ट में, ताकि जो उसका फंक्शन है वो अपना फंक्शन फुलफ़िल कर सके। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है कि जो भी हमारे पास फोर्सेस अलॉन्ग द एक्सिस लॉन्ग एक्सिस में वो हो रही हैं, अप्लाई हो रही हैं, वो उनको टॉलरेट करे या उनको जो है वो करे, डिमिनिश करे। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है कि एक्सटेंडेड ऑक्लूजल रेस्ट फॉर टिल्टेड अबटमेंट्स। पर्पस रिस्टोर्स ऑक्लूजल प्लेन इन सीवियर टिल्टेड अबटमेंट्स। टूथ प्रिपरेशन में हम क्या देखते हैं कि ये हमारे पास जो भी रिस्टोर या रिमूव करने हैं हमने पिट्स, फिशर और ग्रूव केरीज, उनको रिमूव करके उसके ऊपर ये प्रिपरेशन हम देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 1 to 2 mm बेवल, उसमें जो हमारे पास बकल और लिंगुअल ऑक्लूजल सरफेस है वहाँ पे हम 1 to 2 mm बेवल देते हैं। फिर हम इसका तीसरा वर्क क्या है कि ये हमारे पास जो टूथ की कॉन्टोर है और ऑक्लूजन है उसको
रीस्टोर करे साथ में, और जो हमारे पास फोर्सेस लॉन्ग एक्सिस जो हमारे पास फोर्सेस लग रही हैं उनको ट्रांसमिट करे अलॉन्ग द एक्सिस। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है, फिर हमारे पास दूसरा टाइप ऑफ ऑक्लूजल रेस्ट जो लास्ट काइंड है वो है इंट्राप्रॉक्सिमल ऑक्लूजल रेस्ट। इंट्राप्रॉक्सिमल ऑक्लूजल रेस्ट हमारे पास दो दांतों के दरमियान दिया जाता है। इसमें जब हमने बातों का ख्याल रखना, उसमें से पहली चीज़ है डिज़ाइन कंसिडरेशन। डिज़ाइन कंसिडरेशंस में हमें क्या है कि इंट्राप्रॉक्सिमल ऑक्लूजल रेस्ट आर प्रिपेयर्ड एज इंडिविजुअल रेस्ट सीट्स। हमारे पास आ जाता है कि एक्सटेंडेड फर्दर लिंगुअली देन स्टैंडर्ड ऑक्लूजल रेस्ट। जो भी हमारे पास नॉर्मल ऑक्लूजल रेस्ट हम देते हैं उससे उसके कंपैरिजन में हमारे पास ये लिंगुअली ज़्यादा एरिया कवर करता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि जब हमारे पास जो एक रेस्ट हम देते हैं एक टूथ पे, ठीक है, सिंगल टूथ पे हमने रेस्ट दिया तो वो क्या करता है, वो हमारे पास इंटरप्रॉक्सिमल वेजिंग करता है। लेकिन जब हम दोनों टूथ पे इंटरप्रॉक्सिमल ऑक्लूजल रेस्ट देते हैं तो ये हमारे पास प्रिवेंट करता है इंटरप्रॉक्सिमल वेजिंग को। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमने फिर ख्याल रखना है इसमें वो ये है कि वो है हमारी प्रिपरेशन गाइडलाइंस, कि हमने किन बातों का ख्याल रखना है ये करते हुए। एक तो हमारे पास जो अवॉइड रिड्यूसिंग और एलिमिनेटेड कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑफ द अबटमेंट टीथ। ठीक है, सेकंड हमारे पास ये है कि रिमूव सफिशेंट टूथ स्ट्रक्चर फॉर एडिक्वेट बल्क ऑफ द कॉम्पोनेंट फॉर स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर शेविंग टू प्रिवेंट ऑक्लूजल ऑल्टरेशन। हमने सिर्फ इतना स्ट्रक्चर टूथ का रिमूव करना है कि हमारे पास इतना एडिक्वेट बल्क जो है वो मेटल का वहाँ पे जाके सीट हो जाए कि वो अच्छे से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। दूसरा ये कि हमारे पास जो ऑक्लूजल ऑल्टरेशंस हैं वो ना हो, प्रॉपर शेपिंग हो लेकिन ऑक्लूजल ऑल्टरेशंस ना हो। ठीक है, फिर थर्ड और फाइनल चीज़ हमने क्या वो देखनी है, रखनी है जहन में कि इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्नोस्टिक कास्ट। माउंटेड डायग्नोस्टिक कास्ट मस्ट बी एनालाइज्ड बिफोर preparation, assess intra-occlusal contact areas where rest will be placed and ensure sufficient space is present or created for the contact points. ठीक है, दैट विल बी ऑल। और अगर कुछ समझ में नहीं आया, लास्ट स्लाइड was self-explanatory, so you can always comment down and ask me in the comment section. Thank you, and share, like, subscribe my channel and hit the bell icon for updates. Follow me on Instagram. I go by name of Dr. Bahira Mushtaq.